अच्छा यार, इस वीडियो में मैं बहुत सीधी बात करूंगा। आप इस वक्त एक 9 to 5 जॉब कर रहे हो, आप रोज सुबह उठते हो, सुबह उठ के आप ऑफिस जाते हो, ऑफिस जाके आप किसी और के लिए काम करते हो और फिर वापस घर आके आप थक टूट के गिर जाते हो। हर वीकेंड पे आप अपने आप से वादा करते हो कि मैं इस वीकेंड पे कुछ प्रोडक्टिव करूंगा, लेकिन फिर संडे की रात को आपको अपने दिल के अंदर इतना गिल्ट होने लग जाता है कि पिछले वीकेंड की तरह ये वीकेंड भी मैंने कंप्लीटली जाया कर दिया है। और फिर यही साइकिल रिपीट होती रहती है वीक आफ्टर वीक एंड मंथ आफ्टर मंथ। आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक है और अल्हम्दुलिल्लाह कोई बड़ा क्राइसिस नहीं है, घर वाले भी खुश हैं या एटलीस्ट इस वक्त कंप्लेन नहीं कर रहे, लेकिन आप खुद जानते हो कि ये वो वाली लाइफ नहीं है जो आपने इमेजिन की थी। डीप डाउन आपको भी इस बात का पता है कि पूरा दिन अपने बॉस की टीसी करना और अपने लूजर कॉलीग्स के साथ फेक दोस्तियां निभाना आपकी ड्रीम लाइफ नहीं है। और ये रियलाइजेशन ऑनेस्टली अब आपको रात को नींद ही नहीं आने देती। लोग आपको रोज तसल्लियां देते हैं कि यार सब्र रखो, शुरू में करियर में मुश्किलात होती हैं, इंशाल्लाह 28-30 साल की उम्र में इंशाल्लाह सेट हो जाओगे। या फिर लोग आपको आपका फेवरेट फ्रेज सुना देते हैं कि मास्टर्स करने के लिए जर्मनी निकल जाओ, इंशाल्लाह लाइफ सेट हो जाएगी। और आप उनकी चुप करके सुनते रहते हो बिकॉज ऑनेस्टली कोई आपको ऑल्टरनेटिव ही नहीं देता। मैं आज आपको वही ऑल्टरनेटिव देने आया हूं, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज बहुत गौर से समझनी होगी। दुनिया में ना सिर्फ दो किस्म के लोग होते हैं, ए प्लेयर्स और बी प्लेयर्स। और ये बात आपको बुरी लगेगी, लेकिन आप इस वक्त एक बी प्लेयर हो। ये एक इंसल्ट नहीं है, ये सिर्फ एक डायग्नोसिस है। और डायग्नोसिस तभी हेल्पफुल होता है जब आप उसे एक्सेप्ट करने का जिगरा भी रखो। बी प्लेयर की जिंदगी पता क्या होती है? वो रोज सुबह अपना अलार्म स्नूज करता है और बेरली टाइम पे ऑफिस के लिए निकलता है। ऑफिस में काम तो करता है, लेकिन सिर्फ उतना जितना जरूरी हो। मीटिंग में उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, लेकिन वो चुप रहता है। वो अपने बॉस के सामने अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने से डरता है। वो दिन भर एक रिएक्टिव से स्टेट में रहता है, यानी उसकी अपनी कोई इंटेंशन नहीं होती कि मैं दिन के अंदर क्या करूंगा, बस उसके सामने जो आता है वो कर देता है। वो घर आता है, फोन उठाता है, स्क्रॉल करता है और सो जाता है। और बाहर से सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन आपकी एक्चुअल फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी होती है कि आप अपनी सैलरी से ज्यादा कुछ अर्न करना चाहते तो हो, लेकिन कभी कर नहीं पाते। आप स्किल्स बिल्ड करना चाहते तो हो, लेकिन यूट्यूब के ऊपर ट्यूटोरियल सेव करते रहते हो, लेकिन कभी एक्सिक्यूट नहीं कर पाते। आप जिम जाके अपने आप को फिजिकली फिट करना चाहते तो थे, लेकिन फिर आप 2 हफ्ते के लिए जिम गए और उसके बाद आपने जिम जाना कंप्लीटली बंद कर दिया। कोई भी चीज जो अनकंफर्टेबल होती है आप अवॉइड करते हो। और 40 साल के बी प्लेयर की जिंदगी एग्जैक्टली कैसी होगी? एक मीडियोकर सी जॉब होगी और शायद थोड़ी सी बेहतर सैलरी होगी, रेंट का घर होगा, बच्चे होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, और वो वर्जन जो उसने 22 साल की उम्र में अपने लिए सोचा था वो कभी बन ही नहीं पाया। अब एनर्जी भी नहीं रही, टाइम भी नहीं रहा, और सबसे डेंजरस बात यह है कि इस चीज की हिम्मत भी नहीं रही कि वो सोच सके कि कुछ बदल सकता है। वो बेसिकली अपने कॉम्प्रोमाइज को रियलिस्टिक बोल के जस्टिफाई करता है। ये है भाई बी प्लेयर के 40 साल वर्जन का आउटकम। लेकिन ए प्लेयर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ए प्लेयर वही काम करता है जो आप काम करते हो, वो आपके शहर के अंदर ही रहता है, सेम इकोनॉमी के अंदर, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट ऑपरेट करता है। वो सुबह उठता है और उसका रोज का एक एजेंडा होता है, एक इंटेंशन होती है। सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ जो बॉस ने कहा वही करना है। वो अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में भी बोलने की आदत रखता है, और वो इस वजह से नहीं है क्योंकि उसे डर नहीं लगता, वो इस वजह से क्योंकि उसने बार बार डर के साथ काम करना सीखा है। वो ऑफिस के बाद अपने लिए कुछ बना रहा होता है, या तो वो किसी स्किल के ऊपर काम कर रहा होता है, अपनी फिजिक के ऊपर काम कर रहा होता है, बट देयर इज समथिंग असाइड ऑफ वर्क दैट ही इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन। वो अपनी बॉडी पे कॉन्शियसली काम करता है क्योंकि उसे पता है कि उसकी एनर्जी सब कुछ अफेक्ट करती है। अपने फ्रेंड सर्कल को वो बहुत कॉग्निटिवली पैक करता है। वो अपनी जिंदगी की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और किसी पे ब्लेम नहीं करता। ना वो गवर्नमेंट पे ब्लेम करता है, ना वो किस्मत पे ब्लेम करता है, ना वो इकोनॉमी पे ब्लेम करता है। और 40 साल के ए प्लेयर की फिर क्या आउटकम्स होती हैं? उसके पास ऑप्शंस होती हैं, उसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होता है, उसके पास फैमिली को देने के लिए टाइम होता है क्योंकि उसने अपने लिए टाइम फ्रीडम बहुत कॉन्शियसली बनाया होता है। लोग उसको सोशल सिचुएशंस के अंदर, ऑफिस की एनवायरनमेंट के अंदर हर जगह सीरियस लेते हैं। वो सिर्फ सेट नहीं हुआ, उसने अपने आप को बिल्ड किया है। आप ए प्लेयर बनना चाहते हो और आपको आज से बनना चाहिए, कल से नहीं, क्योंकि टाइम बेसिकली दोनों तरफ कंपाउंड करता है। आप अपना हर दिन जो बी प्लेयर की तरह जीते हो तो आप अपनी पुरानी वाली आइडेंटिटी दोबारा रीइंफोर्स करते रहते हो, और हर दिन जो आप ए प्लेयर की तरह मूव करते हो तो कंपाउंडिंग आपके फेवर में मूव करती है। इस वीडियो में मैं बेसिकली 6 एरियाज को ब्रेक डाउन करूंगा जो आपकी पर्सनैलिटी को कंप्लीटली ओवरहॉल कर देंगे। ये एक मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है, और अगर आप वीडियो के एंड तक रहोगे तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपने कहां से स्टार्ट करना है। तो भाई लेट्स गेट स्टार्टेड। The first thing which you need to be working on is your identity. This is the thing that everyone skips because it sounds way too abstract. And I want to start with the one thing that makes or breaks every transformation attempt, and also the one thing most people completely ignore because it sounds too philosophical to be practical, and that is your identity. So what you need to understand is this is what actually happens when someone tries to change their life. वो किसी नई habit को pick करते हैं and they run with it for like 2 to 3 weeks, and then slowly it starts falling apart and they start blaming discipline, they blame willpower, and they say कि I'm just not the type of person who can stick to things. But that last sentence is the actual problem, not the habit, not the willpower.
That sentence right there is the identity talking. There's a book which is called Atomic Habits by James Clear, and I'm assuming कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने उस किताब के बारे में सुना एटलीस्ट होगा. एंड उसके अंदर एक कोट होता है कि यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स. एंड इन दिस केस यू विल नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, you will fall to the level of your identity. And this is really important for you to understand. James Clear has a line that I think about a lot, and it is that you do not rise to your goals, you fall to your systems. But even before the systems, you act according to your identity. अगर आपकी internal self-image ऐसी है कि I am someone who starts things and doesn't finish them, your brain will manufacture reasons to quit every single time. And that's honestly not weakness. It's consistency, but just consistency with the wrong identity. And मैं इसको थोड़ा सा अभी explain करूँगा. The shift that has to happen before anything else is deciding who you are becoming, not who you want to be someday, but who you are in the process of becoming right now. And then every decision, every small action becomes a vote for that version of yourself. So practically what does this look like? It starts with catching the stories that you tell yourself every single day कि मैं तो naturally procrastinate करता हूँ, या मेरी memory weak है, या मैं socially awkward हूँ. These are not facts. These are conclusions that you formed years ago based on a few experiences, and then you kept confirming them by acting accordingly. They are not permanent. सो मैंने एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा नोटिस किया ना, स्पेसिफिकली विद पीपल हु जॉइन माई कम्युनिटी एज वेल, मेरे साथ इस तरह बहुत होता है कि बहुत से जॉब वर्कर्स जो है वो मेरी कम्युनिटी के अंदर आते हैं, एंड दीज आर पीपल हु आर मे बी एनीवेयर बिटवीन 25 to 40 years of age, एंड वो कॉन्स्टेंटली इस एक्सक्यूज के साथ आते हैं कि क्योंकि हम लोग AI सिस्टम्स टीच करते हैं ना, एंड टीच करते हैं कि आप AI के थ्रू पैसे कैसे कमा सकते हैं, तो वो कॉन्स्टेंटली ये चीज़ बोलते हैं कि हम लोग यार बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली सैवी नहीं है, हमें टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करनी आती, और हम लोग तो पुराने ओल्ड स्कूल किस्म के लोग हैं. एंड बिकॉज दे हैव रीइंफोर्स्ड दिस बिलीफ इन देयर माइंड सो मेनी टाइम्स, it is almost as if they start acting like the people who are not technologically savvy. Even though AI को learn करना इतना कोई मुश्किल नहीं है, most of the tools are pretty easy to learn and pretty easy to start with, but because उन्होंने ये identity अपने mind में इतनी ज़्यादा reinforce कर दी होती है, इस वजह से जो है वो constantly struggle ही करते रहते हैं with learning new tools. And another one which I used to struggle with a lot as well is कि मुझे जो है वो सुबह उठने में जो है वो बहुत मुश्किल हुआ करती थी. तो I usually used to like struggle with waking up at 6 or 7 a.m. in the morning back in my university days as well, and इसकी वजह से जो है वो कॉन्स्टेंटली मेरे माइंड के अंदर एक ही डायलॉग चलता रहता था कि आई एम जस्ट अ नाइट पर्सन, आई एम जस्ट अ नाइट आउल, एंड मुझे तो जो है वो सुबह उठने के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है. तो अगर आप अपने माइंड के अंदर कॉन्स्टेंटली एक ही नेगेटिव थॉट रिपीट करते रहोगे एंड उसको आप अपनी आइडेंटिटी के साथ जोड़ दोगे, तो कॉन्स्टेंटली यही चीज़ होती रहेगी कि वही वाली आइडेंटिटी रीइंफोर्स होती रहेगी. जिस तरह मैं अपने आप को कॉन्स्टेंटली बोलता रहता था कि आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, बिकॉज इट वॉज बीइंग रिपीटेड इन माई माइंड सो मेनी टाइम्स, आई डिफॉल्टेड टू बिकमिंग समवन हु कुड नेवर बी अ मॉर्निंग पर्सन. तो द एक्सरसाइज आई एम गोना गिव यू टू करेक्ट दिस is very simple. You have to write down the identity statement of the person you want to become in your mind, and this is not what you want to have, but who you want to be. Something like I am someone who finishes what I start, or I am someone who shows up even when I don't feel like it. And then for the next 30 days, every night while going to sleep, you read that statement in your mind, and the next morning I want you to ask yourself, okay, what is one small action that I can take today that a person with this identity would take? This is one of the most powerful exercises that you can do, and it is because रात के टाइम पे जब आप ड्रिफ्ट ऑफ कर रहे होते हो ना टू स्लीप, तो उस टाइम के अंदर जो है ना वो आपका माइंड शिफ्ट कर रहा होता है फ्रॉम अ स्टेट ऑफ बीटा वेव्स टू अ स्टेट ऑफ अल्फा एंड थीटा वेव्स. एंड आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, जहाँ पे आपकी सारी प्रोग्रामिंग एग्जिस्ट करती है, ये जो प्रोग्रामिंग है इसी के अंदर आपके बिलीफ्स भी बैठे हुए हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बिलीफ है कि आप टेक्नोलॉजिकली सैवी नहीं हो, ये बिलीफ क्योंकि रिपीट बहुत ज़्यादा दफ़ा हुआ है, इस वजह से इट इज़ सेटिंग इन योर सबकॉन्शियस माइंड. एंड अगर हम अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना चाहते हैं, हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करना होगा. एंड जब हम ड्रिफ्ट ऑफ कर रहे होते हैं ना टू स्लीप, वो एक स्टेज होता है ना जहाँ पे आपने इंटेंशन बनाई हुई है टू स्लीप बट यू आर नॉट अस्लीप येट. उस वाले स्टेज के अंदर आप ड्रिफ्ट ऑफ कर रहे होते हो फ्रॉम बीटा टू अल्फा एंड थीटा वेव्स. एंड इस वाले मोमेंट के अंदर जब आपका ब्रेन अल्फा और थीटा वेव्स एमिट कर रहा होता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड का दरवाज़ा कंप्लीटली ओपन हो जाता है. सो एज एन एग्जाम्पल, लेट्स से कि मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं कॉन्स्टेंटली अपने दिमाग के अंदर रिपीट करने लग जाता हूँ ना कि आई एम नॉट अ प्रोक्रास्टिनेटर, या आई एम नॉट अ प्रोक्रास्टिनेटर, या आई एम नॉट एन ओवर थिंकर, तो मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस नहीं कर सकता. मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर सकता हूँ इन स्टेट्स ऑफ डीप रिलैक्सेशन एंड इन स्टेट्स जहाँ पे मेरा ब्रेन अल्फा और थीटा वेव्स एमिट कर रहा है. बिकॉज राइट नाउ एज आई एम डूइंग कॉन्शियस एक्शन एंड आई एम टॉकिंग टू यू, माई ब्रेन इज एमिटिंग बीटा वेव्स. एंड इफ आई वॉन्ट टू एक्सेस माई सबकॉन्शियस माइंड, आई विल हैव टू मेक माई ब्रेन एमिट अल्फा एंड थीटा वेव्स. एंड ड्यूरिंग द टाइम दैट यू ड्रिफ्टिंग ऑफ टू स्लीप, आप इस स्टेट के अंदर होते हो और आपके सबकॉन्शियस माइंड का दरवाज़ा वाइड ओपन होता है. तो इस अपॉर्चुनिटी का आपने फ़ायदा उठाना है, क्योंकि आपके साथ इस तरह
होगा अगर आप सोते हुए जो है वो कॉन्स्टेंटली किसी चीज़ के बारे में स्ट्रेस कर रहे हो. मे बी इट इज़ समथिंग दैट योर बॉस सेड, मे बी इट इज़ अ पीस ऑफ क्रिटिसिज्म दैट यू हर्ड फ्रॉम योर कॉलीग, मे बी इट इज़ समथिंग दैट समवन इन योर हाउस सेड. अगर आप कॉन्स्टेंटली वही वाली थॉट्स रिपीट कर रहे हो, मे बी इट्स अ फाइट दैट यू हैड विद समवन, तो कॉन्स्टेंटली ये होगा कि यही वाली आउटकम जो है वो आप मटीरियलाइज करते रहोगे. एज एन एग्जाम्पल लेट्स से कि आप जब ऑफिस जा रहे थे सुबह तो आपकी जो है वो किसी के साथ गाड़ी लगने लगी थी और उसकी वजह से जो है वो आपको उस बंदे के ऊपर सही गुस्सा चढ़ गया था. अगर आप उन्हीं इवेंट्स को दोबारा रिपीट करोगे व्हाइल यू आर ड्रिफ्टिंग ऑफ टू स्लीप, गेस कि आप मटीरियलाइज क्या चीज़ कर रहे होगे. यू विल बी मटीरियलाइजिंग मोर पैनिक, यू विल बी मटीरियलाइजिंग मोर स्ट्रेस. बट अगर आप रात के टाइम के अंदर जो है वो कॉन्स्टेंटली अपने आप को यही चीज़ रिपीट कर रहे हो कि हु इज द पर्सन दैट यू वांट टू बिकम, अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को ये चीज़ बोल रहे हो कि आई एम अ डिसिप्लिन्ड पर्सन, आई एम समवन हु स्टार्ट्स थिंग्स एंड देन फिनिशेस देम, आई एम एन ए प्लेयर इन माय स्पेसिफिक फील्ड, आई एम समवन हु मैनेजेस टाइम वेल. अगर आप कॉन्स्टेंटली रात को सोते हुए अपने आप को ये बातें बता रहे हो एंड यू आर रिपीटिंग देम ओवर एंड ओवर अगेन, guess what you're going to materialize more of. You're going to materialize more success. You're going to unlearn all of those negative beliefs because constantly आप subconscious mind के अंदर जो है वो अच्छी चीज़ें डाल रहे हो, अच्छा फल डाल रहे हो और इसकी वजह से जो है वो आपका subconscious mind की reprogramming हो रही होती है. तो जब आप सुबह उठते हो तो आपकी identity जो है वो दिन ब दिन आहिस्ता reprogram होने लग जाती है. So this is basically identity architecture and it is the foundation that everything else in this video sits on. If you skip this step, the other 5 areas will keep collapsing on you because you have to understand कि आपका engine जितना भी ज़्यादा पावरफुल हो, अगर आपकी हैंड ब्रेक खिंची हुई है तो आप जितनी भी रेस दे दो गाड़ी नहीं चलेगी. चेंजिंग योर आइडेंटिटी इज लिटरली पुलिंग डाउन दैट हैंड ब्रेक सो दैट व्हेन यू स्टार्ट एक्सेलरेटिंग एट सच हाई स्पीड्स दैट लिटरली नो वन कैन स्टॉप यू. नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट इज योर बॉडी इज योर फर्स्ट प्रूफ दैट यू कैन चेंज एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड एज वेल बिकॉज मोस्ट पीपल थिंक कि fitness is just about looks and sure looking better is a nice outcome but that's honestly the least interesting thing that happens when you start taking your body seriously. Here's what actually changes when you start taking your body seriously. आपके energy levels rise करने लग जाते हैं and this matters more than people realize because almost every problem you have with productivity, focus, consistency and mood is at least partially an energy problem. So when your body is running on poor sleep, no movement and garbage food, your brain is operating at maybe 60 to 70% of what it's capable of and then you blame yourself for not being disciplined enough when the actual issue is biological. Beyond energy, there's something that happens psychologically when you start making and keeping physical commitments. Your body becomes your first piece of evidence that you can change something. So before you've built a business, before you've hit a financial goal, before any external marker of progress shows up, your body can change and you can see it and you can feel it. The evidence is incredibly powerful for building the belief that you can actually do this. There are 2 things that I want to talk about right now. First, let's talk about the energy problem, right? तो आपको जिस तरह मैंने इस एग्जाम्पल के अंदर बताया था कि you have to pull down your handbrake and change your identity so that जब आप रेस देना शुरू करो तो no one can stop you. अब इस एग्जाम्पल के अंदर जो इंजन है ना वो आपकी फिटनेस है. अगर आपकी हैंड ब्रेक डाउन है यानी कि आपने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर ली है लेकिन आपका इंजन जो है वो वॉर्न आउट है और अच्छी कंडीशन के अंदर नहीं है तो आप जितना भी एक्सेलरेट करने की कोशिश कर लोगे आपकी पिक उतनी ज्यादा नहीं होगी. तो आपने ये चीज करनी है कि आपने अपने स्पार्क प्लग्स को चेंज करना है, आपने अपनी इंजन की एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है एंड यू आर गोइंग टू डू दैट बाय इंप्रूविंग योर फिजिकल फिटनेस. सेकंड पॉइंट दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज दैट योर बॉडी बेसिकली स्टार्ट्स बिकमिंग अ पीस ऑफ एविडेंस दैट यू कैन एक्चुअली अचीव हार्ड थिंग्स. तो जिस तरह फॉर एग्जांपल लेट्स से यू वांट टू बिल्ड अ बिग business for yourself. You want to build a business that makes $100,000 every single month as an example, or you want to build a business that makes $10,000 every month. आपको जो है वो पहले एक piece of evidence चाहिए होगा because right now what is happening is कि आपके mind को constantly एक ही piece of evidence मिलता है कि you do not fulfill the promises that you make to yourself. आप रात को रोज अपने आप से वादा करके सोते हो कि मैं सुबह टाइम के ऊपर उठूंगा लेकिन आप टाइम के ऊपर नहीं उठते. आप रोज अपने आप से वादा करते हो कि मैं काम से वापस आके जिम जाऊंगा लेकिन आप जिम नहीं जाते. आप रोज अपने आप से वादा करते हो कि मैं अपनी डाइट को मेंटेन करूंगा लेकिन आप अपनी डाइट को मेंटेन नहीं करते. तो जब आप बेसिकली अपनी फिजिकल फिटनेस के ऊपर काम करने लग जाते हो ना और इसे बहुत सीरियसली लेना शुरू हो जाते हो, आपके माइंड को एक पीस ऑफ एविडेंस मिल जाता है कि यार देखो मैंने अपनी एक इंटेंशन बनाई थी कि मैंने अपनी फिजिक को कंप्लीटली चेंज करना है, ओवरहॉल करना है. और मैंने डाइट भी फॉलो की, मैं जिम भी कंसिस्टेंटली जाता रहा एंड मैंने अपनी फिजिक को कंप्लीटली चेंज कर लिया. आपके माइंड को एक पीस ऑफ एविडेंस मिल जाता है कि आई कैन एक्चुअली डू हार्ड थिंग्स और सडनली फिर आपको वो $10,000 बिजनेस का गोल भी इतना कोई मुश्किल नहीं लगता. दिस इज ऑल बिकॉज आपने अपने माइंड को एक पीस ऑफ एविडेंस दिया होता है. देन देयर इज ऑल्सो द डिसिप्लिन ट्रांसफर इफेक्ट. सो व्हेन यू बिल्ड द हैबिट ऑफ गोइंग टू द जिम ऑन द डेज व्हेन यू डोंट फील लाइक इट, दैट स्किल ऑफ डूइंग समथिंग अनकंफर्टेबल डिस्पाइट हाउ यू फील starts to bleed into other areas. It's not magic, it's just that your brain starts recognizing कि I've done hard things before,
This is also a hard thing and I can do it. Now, I'm not going to give you a complicated fitness plan because that's not what this video is about, but the framework is super simple. Lift weights at least 3 times a week, walk 10,000 steps daily, and as a hack, while doing it, listen to a podcast or a video like this, which is like a lengthy breakdown, sleep 7 to 8 hours consistently, and eat with some basic intention. That is it. Not 6 meals a day, not intermittent fasting protocols, and not pre-workout stacks. Just those 4 things done consistently will change how you feel, how you think, and how you carry yourself within 90 days. The reason most people overcomplicate fitness is the same reason they overcomplicate everything else, because complexity feels like progress, and complexity gives you an excuse to keep preparing instead of starting, and don't fall for it. So इस एरिया के अंदर जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक किस्म की एक्सपेक्टेशंस बना ली है व्हेन इट कम्स टू फिटनेस। हम लोग स्टीरॉइड्स वाली फिजिक्स को देख के बोलते हैं कि यार ये तो कभी भी अचीवेबल नहीं है, या हम लोग अपने जेनेटिक्स को देख के बोलते हैं कि यार हमारे तो इतने जेनेटिक्स नहीं है, हम लोगों की फिजिक्स इतनी नहीं बनेगी, और इस वजह से हम लोग डिस्करेज हो जाते हैं। बट व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज कि आपने किसी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के अंदर कम्पीट नहीं करना, आपने स्टेज के ऊपर जाके नहीं खड़ा होना, आपने सिर्फ अपनी बॉडी को इतना फिजिकली फिट रखना है कि आपका सीना और आपका पेट जो है वो एग्जैक्टली सेम लेवल पे है। एंड इसको करने के लिए ऑनेस्टली कोई भी रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। अगर आप सिंपली जो है वो वीक में 3 दिन, एटलीस्ट 3 दिन वेट लिफ्टिंग करना शुरू कर देते हैं, एंड ऑनेस्टली कोई मुश्किल नहीं है, आप जिम जाना शुरू करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शंस होंगी, या तो आप पर्सनल ट्रेनर के साथ ट्रेन करें या फिर आप खुद जाके ट्रेन करें। अगर आप खुद जाके ट्रेन करेंगे तो आप अपने इर्द गिर्द भी लोगों से पूछ सकते हैं, बिकॉज एवरीवन इन द जिम हैज़ अ सुपर हेल्पफुल काइंड ऑफ माइंडसेट। आप उनसे जाके पूछ सकते हैं कि यार ये जो चेस्ट प्रेस है ये कैसे लगाते हैं, राइट? एंड वो आपको थोड़ा बहुत फॉर्म के ऊपर गाइड कर देंगे। आप उस फॉर्म के हिसाब से जो है वो एक्सरसाइजेज वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे लगाना शुरू कर देंगे। एंड आपने कॉन्स्टेंटली ये करना है कि आफ्टर द फर्स्ट फ्यू वीक्स आपने प्रोग्रेसिव ओवरलोड स्टार्ट कर देना है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड बेसिकली मीन्स कि आप जो है वो वीकली बेसिस के ऊपर अपना वेट जो है वो 5-10% इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं। सो एज एन एग्जाम्पल लेट्स से कि जब आप पहले दिन जिम गए थे आप 10 kgs के साथ डंबल प्रेस करते थे, आपने बेसिकली वीकली बेसिस पे उस 10 kgs को 12 kgs के ऊपर ले जाना है। दैट इज इट। आपने 3 टाइम्स वीकली बेसिस के ऊपर वेट्स लिफ्ट करने, एंड उसके अलावा आपने रोज के हिसाब से जो है वो 10,000 स्टेप्स पूरे करना शुरू कर देने हैं। 10,000 स्टेप्स जो है वो आपने सिंपली पैदल चलने हैं। आप आउटडोर्स भी पैदल चल सकते हैं और आप ट्रेडमिल के ऊपर भी पैदल चल सकते हैं। अगर आप पैदल चलते हुए जो है वो बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, अ सिंपल वे टू बेसिकली प्रिवेंट दैट फ्रॉम हैपनिंग इज लिसन टू अ पॉडकास्ट व्हाइल यू आर डूइंग योर 10K स्टेप्स। सो व्हाट आई लव डूइंग इज आई लव watching videos like this or listening to videos like this while I'm completing my 10K steps. I would really recommend to you कि आप भी YouTube Premium ले लें. It's not that expensive. It is like 500-800 rupees. मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा. मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपके पास YouTube Premium होता है तो आप इस तरह की लंबी वीडियोस जो है वो अपनी स्क्रीन को लॉक करके हेडफोन्स के साथ जो है वो बहुत कन्वीनियंटली सुन भी सकते हैं। इससे एडेड बेनिफिट ये होता है कि नॉट ओनली आर यू कंप्लीटिंग योर स्टेप्स, बट उसके साथ साथ जो है वो आप कॉन्शियसली कोई कंस्ट्रक्टिव किस्म की इन्फॉर्मेशन भी लर्न कर रहे होते हैं। उसके अलावा ये है कि 7 to 8 hours of sleep every single night is a non-negotiable. अगर आपकी स्लीप पूरी नहीं होगी तो आप जो है वो मैक्सिमम इफेक्टिवनेस के ऊपर नहीं काम कर सकते। मेरे साथ भी कॉन्स्टेंटली इसी तरह होता है, एंड ऑनेस्टली आई स्ट्रगल विद दिस समटाइम्स एज वेल, कि जहाँ पे मुझे अगर काम बहुत ज़्यादा पड़ जाए, बिकॉज विद बिजनेस लाइक लाइफ गेट्स टफ समटाइम्स, राइट? मेरे साथ हमेशा इस तरह होता है कि अगर मैं किसी दिन स्लीप के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ, वैसे तो मैं स्लीप के मामले में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हूँ, आई डू 7 hours एवरी सिंगल नाइट, लेकिन ऑन द रेयर अकरेंस कि मुझे स्लीप के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए तो मुझे इस तरह फील होता है कि मैं कैमरा के सामने उतना इफेक्टिवली वीडियोज़ नहीं डिलीवर कर पाता, मैं अपने बिजनेस के अंदर इतना इफेक्टिवली जो है वो अपने टीम मेंबर्स के साथ नहीं कम्युनिकेट कर पाता, मैं अपने बिजनेस के ऑपरेशंस उतने इफेक्टिवनेस के साथ एक्सिक्यूट नहीं कर पाता। तो इस वजह से यू नीड टू अंडरस्टैंड कि 7 to 8 hours ऑफ स्लीप एवरी सिंगल नाइट इज अ नॉन नेगोशिएबल। व्हेन इट कम्स टू योर डाइट, आपने एक बहुत सिंपल सी इंटेंशन के साथ खाना खाना शुरू कर देना है, और वो सिंपल इंटेंशन ये है कि आपने शुगर्स नहीं कंज्यूम करनी, आपने बहुत ओवरली सीजनड किस्म के फूड्स नहीं खाने, और उसके अलावा ये है कि आपकी जो प्लेट है उसके अंदर 1/3 पार्ट जो है वो क्लीन प्रोटीन का होना चाहिए। प्रोटीन के अंदर जो है वो चिकन, बीफ, मटन, ऑल ऑफ दीज काइंड्स ऑफ मीट्स आ जाते हैं। इसके अलावा रेड बीन्स, काले चने, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। यू हैव टू इंश्योर कि एवरी सिंगल वन ऑफ योर मील्स 1/3 ऑफ दैट इज कंप्राइज्ड ऑफ प्रोटीन। द सेकंड पॉइंट व्हिच आई वांट टू टॉक अबाउट इज दैट पीपल ओवर कॉम्प्लिकेट फिटनेस वे टू मच, एंड दिस इज समथिंग व्हिच आई स्पेसिफिकली नोटिस विद पीपल हु आर जस्ट स्टार्टिंग आउट। वो लोग जिन्होंने अभी अभी जिम जाना स्टार्ट किया होगा वो पूछ रहे होंगे कि भाई मैं पुश पुल लेग्स करूँ, मैं आर्नल्ड स्प्लिट करूँ, या फिर मैं ब्रो स्प्लिट करूँ। भाई आपको सिर्फ जिम जाने की ज़रूरत है। या फिर वो ये पूछ रहे होंगे कि यार मैंने कल से जिम स्टार्ट करना है, मैं कौन से सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दूं। आपने इस तरह अपने आप को ओवर कॉम्प्लेक्सिटीज़ के अंदर डालना ही नहीं है, एंड यू वांट टू कीप योर प्रोसेस एज सिंपल एज पॉसिबल, बिकॉज हियर्स व्हाट एंड्स अप हैपनिंग। जब आप कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी चीज़ के अंदर ऐड करते हो ना, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट फ्रिक्शन भी ऐड कर देते हो, एंड जिस भी प्रोसेस के अंदर फ्रिक्शन होती है
अगर वो चीज़ आपके लिए अच्छी भी होगी, आपके लिए स्टार्ट करना दैट मच मोर डिफिकल्ट हो जाएगी। उसके बाद जी एरिया नंबर 3, यू नीड अ स्किल दैट हैज़ रियल मार्केट वैल्यू। सो माइंडसेट वर्क एंड फिटनेस विल चेंज हाउ यू फील, बट देयर इज अ सीलिंग टू व्हाट दे कैन डू इफ you don't have economic leverage, and economic leverage comes from skills. So I want to be specific here because this is where a lot of people in Pakistan get it wrong. They spend months building soft skills, or they take courses in things that sound impressive but have no clear paying customer. So transformation is not just internal. You need something external that can create income, and that means you need a skill that solves a painful enough problem that someone will pay real money for. So the question I'd ask yourself is this: if you needed to make $500 online in the next 60 days, what would you sell and who would you sell it to? If you can't answer that correctly and clearly, you don't have a monetizable skill yet. And that's honestly fine, but you need to build one right now. आजकल के ज़माने के अंदर और स्पेशली AI के ज़माने के अंदर it is not that difficult to find a clear monetizable skill that solves a painful problem. At this point हम आप जैसे countless लोगों को help कर चुके हैं in building their online businesses. हमने बाजिल को help किया in landing his first $700 client. हमने सैयद अब्दुल्ला को help किया in landing his first $550 client. हमने ज़रियाब को help किया from scaling his income from $300 to more than $1,000 a month. और हमने मोहम्मद को help किया from scaling his income from 30 to 50,000 rupees all the way up to 400 to 500,000 Pakistani rupees. ये honestly आप जैसे ही लोग थे जिन्हें limiting beliefs भी आते थे, जिन्हें पहले लगता था कि online world के अंदर सब चीज़ें scam होती हैं, जिन्हें पहले लगता था कि वो बिल्कुल भी technologically advanced नहीं है, और जिन्हें लगता था कि online पैसे कमाना दुनिया की सबसे मुश्किल चीज़ है। बट आज वो इस जगह पे इस वजह से हैं क्योंकि उन्होंने एक clearly monetizable skill identify कर ली थी जो businesses की real problems को resolve करती हैं, and that is what you need to do as well. So skills that currently have strong market demand include direct response copywriting, sales, AI ads production, and offer creation and positioning for personal brands or businesses. These are not the only options, but they share something in common. They solve problems that businesses will consistently pay to have solved. So I've created a step-by-step full tutorial on AI ads, which is one of the most unsaturated businesses at the moment in the current market. It is on my channel, so once you're done with this video, go and watch that one. उस वीडियो के अंदर मैंने complete process breakdown किया हुआ है कि आप AI के थ्रू ads कैसे बना सकते हैं and वो e-commerce brands को कैसे sell कर सकते हैं. It is a super detailed kind of video, and उसके दो parts हैं. एक के अंदर मैं skill सिखाता हूँ और दूसरे के अंदर जो है वो मैं client acquisition सिखाता हूँ. Make sure you watch both of those parts. They're going to be showing up on the screen right now. So the trap I see a lot of people falling into is that they're spending 80% of their time learning and 20% of their time doing, and the market does not pay for learning, it pays for output. So the model I'd suggest is simple. आपने एक clearly monetizable skill pick करनी है, 30 days spend करने learning the fundamentals from one good source, यानी कि one good YouTuber or one good book, whatever that is, it doesn't have to be me, and then spend the next 60 days actually trying to apply it for real clients, even if the first few attempts go poorly. आपने ये चीज़ understand करनी है कि failure while executing is worth more than months of passive consumption. आपने passive consumption की cycles के अंदर नहीं आना, because अगर आप constantly बैठे हुए सिर्फ YouTube videos देख रहे हैं और tutorials को save कर रहे हैं और motivational videos को save कर रहे हैं Instagram के ऊपर, that is not going to get you actual progress. Actual progress is going to come when you start to actually implement on the skill set that you're learning and constantly iterating your progress as you go. 80% execution and 20% learning, not the other way around. A bad client project that you actually complete teaches you more than 40 hours of tutorial. And the reason for that is that tutorials give you information, but real world gives you calibration. आप ये चीज़ imagine करो कि मैं एक वीडियो के अंदर आपको सिखाने की कोशिश करूँ कि एक मैनुअल गाड़ी कैसे चलाते हैं. मैं जितना भी सिखाने की कोशिश कर लूँ, आपको असल स्किल तभी आनी है जब आप बैठोगे किसी मैनुअल गाड़ी के अंदर एंड खुद चलाने की कोशिश करोगे. जब आप एक्चुअली करना शुरू करोगे तो you will find out what you actually don't know, and that's far more useful than thinking you know something because you watched someone else do it. One more thing on this, the skill you pick matters less than the seriousness with which you pursue it. Most people switch skills every few months because they don't see fast results, and every time they switch, they reset their learning curve to zero. The people who actually build leverage are the ones who stayed in something long enough to get genuinely good at it. मेरा ये genuine belief है कि you could even get rich with selling newspapers in 2026 if you actually did it for long enough and with enough conviction. But the problem is कि हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, हम एक स्किल को चूज़ करते हैं, हम लोग 2 हफ्ते के लिए उसके बारे में लर्न करते हैं, 2 दिन के लिए उसके ऊपर एक्सिक्यूशन करते हैं, एक्सिक्यूशन हमें बोर आउट कर देती है, एंड देन हम उस स्किल को कम्प्लीटली छोड़ देते हैं, एंड इसी वजह से हम लोग प्रोग्रेस नहीं कर पाते. 1 out of 100 people who actually succeed is the one person who kept doing it even when it was boring.
that is what you need to do, my friend. The next thing that we're going to be talking about is that your environment is either building you or protecting your old self. This is the point in the video where I want to say something that might be super uncomfortable for you. Your current environment, your room, your phone, the apps on your home screen, the people you spend the most time with, the content you consume before sleeping, all of it is either building the future version of you or reinforcing the current one. And most people's environments are very aggressively reinforcing the current version. Let's say कि आपने अपने माइंड के अंदर एक बिलीफ बनाया हुआ है कि आई एम अ मेसी पर्सन एंड आई एम नॉट जस्ट दैट ऑर्गेनाइज्ड। अगर आप आज अपने आप से एक अहद करना शुरू कर देते हैं कि मैं आज से एक ऑर्गेनाइज्ड इंसान बनना शुरू कर दूंगा, लेकिन आपको अपने कमरे के अंदर वही पुराने धोने वाले कपड़े नजर आ रहे हैं और वही कल की प्लेट नजर आ रही है जिसमें चिली गार्लिक सॉस खराब हो रही है क्योंकि वो आपने उसके अंदर कल रात को KFC खाया था, तो आपके ख्याल में जो है वो कौन सी आइडेंटिटी रीइंफोर्स हो रही है? ये चीज़ें जब आप कॉन्स्टेंटली अपनी आंखों से देख रहे होंगे तो आपकी ओल्डर वर्जन दोबारा रीइंफोर्स होती रहेगी। तो द थिंग व्हिच आई रियली वांट यू टू फोकस ऑन इज टू चेंज योर एनवायरनमेंट। आप खुद नोटिस करना शुरू कर देंगे कि जब आप अपनी एनवायरनमेंट को क्लीन अप करना शुरू करेंगे ना और ऑर्गेनाइज करना शुरू करेंगे तो आपके रिस्क के अंदर भी ज़्यादा बरकत आना शुरू हो जाएगी। मैंने खुद ये चीज़ अपनी लाइफ के अंदर देखी थी कि जब मैंने अपने बिजनेस के ऑपरेशंस जो है वो लास्ट ईयर रिमोट से जो है वो ऑन साइट कर दिए थे एंड वी स्टार्टेड टू ऑपरेट आवर एंटायर बिजनेस ऑपरेशंस फ्रॉम आवर न्यूली बिल्ट ऑफिस दैट वी इन्वेस्टेड इन लास्ट ईयर। मैंने खुद अपनी लाइफ के अंदर देखा था कि जब मैं रोज़ अपने ऑफिस के अंदर आता हूँ और मैं रोज़ ये इंटेंशन बनाता हूँ, अपने सामने एक टू डू लिस्ट बनाता हूँ ऑफ द थिंग्स दैट आई नीड टू गेट डन दैट डे एंड आई डोंट अलाउ माई सेल्फ टू गेट ऑफ ऑफ माई डेस्क until I have completely ticked off all of the things. तो सिर्फ आपकी environment change करने की वजह से आपकी productivity के ऊपर exactly कितना फर्क आता है? What you have to understand is there is a principle in behavioral science that says behavior is a function of the person and their environment, which means that even if you are highly motivated and mentally committed to changing, if your environment is set up to produce distraction, comfort seeking and low effort behavior, you will lose that battle most of the time. Willpower is a limited resource and your environment runs 24 hours a day. So you have to अंडरस्टैंड कि आपका बिहेवियर एक कॉन्सिक्वेंस है आपकी आइडेंटिटी का और आपकी इन्वायरमेंट का। तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि हमने अपनी आइडेंटिटी कैसे चेंज करनी है। नाउ व्हाट यू आल्सो नीड टू चेंज इज योर एनवायरनमेंट। अगर आपका कमरा मेसी है उसको कंप्लीटली ऑर्गेनाइज कर दें। अगर आप काम करने के लिए अपने घर से बाहर जा सकते हैं, आई वुड हाईली इंकरेज यू कि आप अपने घर से बाहर जाना शुरू कर दें। बेशक आप किसी कॉफी प्लेस पे या किसी को वर्किंग स्पेस पे अपना लैपटॉप ले जाएं और वहां पे जाके काम करना शुरू कर दें। ऑनेस्टली आपकी प्रोडक्टिविटी आपके घर से कई गुना ज्यादा होगी, क्योंकि जब आप घर पे बैठे हुए होते हो, अपने कमरे में बैठे होते हो, आपको अपना बिस्तर वही वाला नजर आ रहा होता है जिसके अंदर आप रात को सोए थे। आपको कॉन्स्टेंटली घर वालों की आवाजें आ रही होती हैं। ये चीजें जो है वो कॉन्स्टेंटली आपकी प्रोडक्टिविटी को स्लाइटली डिक्रीज कर रही होती हैं। सो द क्वेश्चन इज कि व्हाट डज योर एनवायरनमेंट नीड टू लुक लाइक टू प्रोड्यूस द पर्सन यू वांट टू बिकम? एंड दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ टुडे। Practically this means a few things. Your workspace should be set up for focus, which means a clean desk, phone in another room or at least face down, and nothing on your screen except what you're working on right now. If you're working in a shared space and that's not fully possible, then headphones, a fixed time block and a rule about not touching your phone during that block is a minimum viable environment. During the times कि आपका work block चल रहा है, आपने अपने phone को हाथ भी नहीं लगाना. Your phone's home screen should not have apps that pull you into passive consumption as the first thing you see. Instagram, YouTube, TikTok, these are not bad in themselves, but when they are one tap away at all times, they win against your goals every single time. So move them into a folder. Just one extra step of friction between you and that distraction. But the research on this is consistent. Adding friction to bad habits reduces how often you do them. तो अगर आप simply अपनी इन apps को एक folder के अंदर डाल देंगे, सिर्फ that thing alone is going to help you maximize your productivity just by 1%, and that is going to have a huge compounding effect. And then there's the physical energy of your space. A messy, chaotic environment signals to your brain that disorder is acceptable. There's something real about keeping your space in a state that matches how you want to feel when you're working. Now, the environment section is the most immediately actionable part of this video because you can change most of it today. Not next week, today. So as an actionable step right now, as soon as you're done watching this video, the UGC ads video, the client acquisition video, maybe the free training video after that, उसके बाद आपने consciously ये effort करना है कि आपने अपने room को completely tidy up करना है. Then we're going to be talking about area number 5. So mental strength isn't about staying positive. It's about staying functional. So I want to be very clear about what I mean by strengthening your mind, because the self-help industry has made this into something vague and absolutely useless.
You see, mental strength is not about staying positive. It's not about morning affirmations. It's not about meditation retreats or journaling your feelings in a cute leather notebook. Mental strength, in a practical sense, is the ability to stay functional when things are not going the way you want them to. Because here is what will happen when you start trying to rebuild your life. Results, honestly, will be slow. There will be weeks where nothing seems to be working. Someone will criticize you, maybe a friend, maybe a family member, maybe a random person online. You will have days where your mood is genuinely bad and you just don't want to do anything. And then there will be the quieter, more dangerous problem. And that problem is boredom. The phase where the initial excitement is now gone, the results haven't shown up yet, and doing the work feels hollow, and this is where most of you get trapped. Now, most people quit in this phase, not because the strategy was wrong, not because they lack potential, but because they don't have the psychological infrastructure to survive it. So how do you exactly build that infrastructure? Now, एक चीज मैं बताता चलूं कि AI ads is that one business model जिसके थ्रू आपको बहुत से लोग जो है वो $10,000, $100,000 businesses even build करते हुए नजर आएंगे over the next 1 or 2 years. And अगर 200 लोग जो है वो आज वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो उनमें से सिर्फ एक बंदा सक्सेसफुल होगा और उस पॉइंट तक जाएगा जहां पे उसे वो $10,000 बिजनेस और $100,000 बिजनेस में बिल्ड करेगा. एंड कैन यू गेस व्हाट इज दैट वन थिंग दैट गॉट हिम देयर? इट वाज द एबिलिटी टू कीप गोइंग डिस्पाइट दैट स्टेज ऑफ बोर्डम. एक स्टेज आएगा जहां पे आप रोज बैठ के जो है वो एड्स बना रहे होगे, लेकिन इट्स जस्ट नॉट दैट शाइनी एनीमोर, इट्स नॉट दैट एंटरटेनिंग एनीमोर. अगर आप उस फेज के थ्रू पुश थ्रू कर सकते हो ना, आप देखना उसके बाद आपका क्लाइंट भी लैंड हो जाएगा. सो हाउ डू यू एग्जैक्टली बिल्ड दैट इंफ्रास्ट्रक्चर that actually gets you through that phase of boredom? Well, it's a few things that I found that actually work. The first is following through on small commitments to yourself even when you don't feel like it, specifically when you don't feel like it. So if you said you'd work on your skill for 45 minutes today and your mood is absolutely terrible, you need to do it anyway. Not because the 45 minutes will be your best work, but because you are building a track record with yourself that says कि I do not let my mood make my decisions. That track record becomes your foundation when things get hard. This sometimes happens to me in the gym as well, कि जहाँ पे मैं for example workout करूँगा and उसके बाद मेरे कार्डियो का टाइम होगा and मेरे माइंड में कॉन्स्टेंटली एक डायलॉग चल रहा होगा कि यार छोड़ो आज कार्डियो नहीं करते. बट उस दिन जो है वो मैं अपने आप को और ज़्यादा कॉन्शियसली पुश करता हूँ कि आई नीड टू डू मोर कार्डियो टुडे, बिकॉज अगर मैं कॉन्स्टेंटली गिव इन करना शुरू हो जाऊँगा अपने इमोशंस को, तो उससे जो है वो मेरी लाइफ के अंदर अच्छा आउटपुट नहीं होगा, क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली यही आइडेंटिटी रीइंफोर्स कर रहा हूँ कि जब मेरा कोई काम करने का दिल नहीं कर रहा होता तो मैं उसे अवॉइड कर लेता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है. एंड जब मैं इस आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करूँगा, जब मेरे बिजनेस के अंदर कोई डिफिकल्ट पार्ट आएगा, कोई डिफिकल्ट टास्क आएगा, मैं उसे भी अवॉइड करने लग जाऊँगा, बिकॉज आई हैव रीइंफोर्स्ड माई आइडेंटिटी कि आई एम अ स्लेव टू माई इमोशंस. सो यू नीड टू मेक श्योर कि every single day you do something which reinforces this identity कि I do hard things despite not feeling like it. The second method is reducing your emotional reactivity over time. This doesn't mean becoming emotionally flat. It means getting better at the gap between stimulus and response. So someone says something critical, your initial reaction is defensive, but you've trained yourself to not immediately act from that reaction. You process it first, and that is a skill, and it gets better with practice. इसको जो है वो फर्दर रीइंफोर्स करने के लिए मैं एक प्रैक्टिस जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा रेकमेंड करूँगा वो ये है कि सुबह के टाइम पे एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए आपने मेडिटेशन करनी है. ड्यूरिंग दैट मेडिटेशन प्रैक्टिस व्हाट आई वांट यू टू डू इज आई वांट यू टू सिट इन साइलेंस एंड आप जो है वो आंखें बंद करके जो है वो ब्रीदिंग स्टार्ट कर दें. सो यू ब्रीद इन एंड यू ब्रीद आउट. ड्यूरिंग दिस टाइम आपके माइंड में जो है वो वॉन्डरिंग थॉट्स आएंगी. मे बी इट इज़ कि मैं आज ऑफिस जो है वो कौन से कपड़े पहन के जाऊँगा. मे बी इट इज़ कि यार मैंने आज अपनी स्किल के ऊपर फला काम करना है. ड्यूरिंग दोज 10 मिनट्स यू वांट टू बी इग्नोरिंग दोज थॉट्स and focusing on the task at hand, which is your breathing movements. जब आप constantly ये muscle train कर रहे होगे कि you are not entertaining the wandering thoughts and you are focusing on the task at hand, guess what is going to end up happening? जब आपको during your day कोई चीज़ trigger करेगी तो आप उस चीज़ से trigger नहीं होगे, because you focus more on the things that matter, which is maintaining your emotional stoicism during your entire day. The third thing which I would recommend is something I call pressure rehearsal. Deliberately put yourself in uncomfortable situations regularly. So these don't need to be dangerous situations, but situations where you feel social pressure, where stakes feel super real, and where you might fail in front of someone. So this might be sales calls, presentations, pitching ideas in a group, approaching someone you don't know. So each time you survive one of these, your nervous system basically recalibrates what it classifies as a threat. So over time, things that used to feel paralyzing start feeling manageable. जब एक बॉक्सर शुरू में बॉक्सिंग करना शुरू करता है ना, तो there is an exercise that he starts doing, which is कि वो अपने हाथों को बेसिकली गीला करता है एंड इस तरह करके जो है ना वो पानी के छींटे जो है वो अपनी खुली आंखों के अंदर मारना शुरू कर देता है. जब ये कॉन्स्टेंटली ये करना शुरू करता है ना, तो शुरू में क्या होता है कि उसकी आंखें बहुत ज़्यादा फ्लेंच करती हैं. ऑब्वियसली
ऑब्वियसली जब आप इस तरह करके अपनी आंखों के अंदर पानी के कतरे मारोगे तो आपकी आंखें भी यूं यूं करके फ्लिंच करेंगी ना। लेकिन ओवर टाइम क्या होता है कि बिकॉज आप अपने आप को इस तरह की अनकंफर्टेबल सिचुएशन का कॉन्स्टेंटली एक्सपोजर दे रहे हो, विद टाइम जो है वो आपकी आंखें फ्लिंच करना बंद कर देती हैं। एंड इट इज ऑल बिकॉज आपके नर्वस सिस्टम ने उसे थ्रेट के तौर पे क्लासिफाई करना बंद कर दिया है। अगर आप इसी तरह रोज की बेसिस पे अपने आप को किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन के अंदर डालोगे, द काइंड ऑफ थिंग व्हिच यू नो इज गुड फॉर यू बट यू क्लासिफाई एज अ थ्रेट राइट नाउ, विद टाइम क्या होगा कि आपका नर्वस सिस्टम रिकैलिब्रेट होना शुरू हो जाएगा एंड विद टाइम आप बहुत ज्यादा इमोशनल स्टोइसिज्म बिल्ड करना शुरू कर दोगे। योर लाइफ यूजुअली चेंजेस नॉट इन अ ड्रामेटिक मोमेंट ऑफ इंस्पिरेशन बट इन अ क्वाइट मोमेंट वेयर यू डिसाइड टू कीप गोइंग व्हेन इट गॉट बोरिंग एंड हार्ड. That decision requires mental infrastructure that most people never build because nobody tells them they need to. The sixth area that we're going to be talking about is that your circle decides what feels normal to you. This might be the most culturally sensitive point in this video for a Pakistani audience because we come from a collectivist culture where family and long-term friendships are deeply valued. And I'm not going to tell you to cut off your family or drop your childhood friends. That's not what this is about. But I want to talk honestly about something that has a massive impact on your trajectory that most people refuse to look at directly. Your closest circle normalizes your standards. So whatever the people around you accept as normal starts feeling normal to you too. If everyone around you complains about their job but stays in it at the same time, complaining but staying starts feeling like the logical response to a bad job. If everyone around you treats ambition as risky or slightly embarrassing, you will start feeling slightly embarrassed about your ambition. If nobody around you is building anything, the idea of building something starts feeling unrealistic. So in this case, let's say कि आप एक ambitious इंसान हो and let's say as an example आप एक creator बनना चाहते हो and you want to talk about philosophy and you want to build a business around philosophy. You want to build an info business. Maybe आप कोई digital product sell करना चाहते हो, maybe आप कोई coaching program sell करना चाहते हो and आप चाहते हो कि आप philosophy के ऊपर content बनाओ. हो सकता है आपके अंदर इतना ज़्यादा potential भी हो कि आप एक बहुत बड़ी leading voice बन सकते हो philosophy के ऊपर, but the only thing that is keeping you from doing that one action is the fact you might feel slightly embarrassed around your colleagues. अगर आप इस तरह के colleagues को अपने इर्द गिर्द रख रहे हो just because of the fact कि उनके थ्रू आपको कोई फायदा होता है या just because of the fact कि you don't want to cut them off because वो mind कर जाएंगे, तो मुझे ये बात बताओ कि अगर ये लोग actively एक part play कर रहे हैं in not letting you become the best version of yourself, then what is the point of having these colleagues or these friends around you? Something to think about. Now, this is not about those people being bad people inherently. Most of them are good people, but good people can still have low standards, and proximity to low standards is super contagious. The upgrade here is not about cutting people off, it's about deliberately adding people to your life who are operating at a higher level than you currently are. And in 2026, this is more possible than it has ever been because community is not just geographic anymore. There are online communities, paid groups, Discord servers, YouTube comment sections, Twitter circles where people are building things consciously, earning real money and taking themselves seriously, and these groups are openly accessible. मैंने खुद ये चीज़ इतनी ज़्यादा actively notice की है कि people who join my community suddenly start becoming much more productive because they are around a community of like-minded individuals who are also committed to becoming the best version of themselves. So when you spend time even just consuming content from people who are just a few years ahead of where you want to be, your baseline starts shifting. What feels normal to you starts to change. And when your normal changes, your behavior changes without you having to force it as much. मैं जिस तरह for example बहुत से लोगों के business content को follow करता हूँ who are making more than $1 million a month, and मैं भी उन्हें देख के जो है वो मेरा baseline भी जो है वो rise करने लग जाता है, and I am more and more driven to do even more in my career. तो इस वजह से जो है वो you need to understand कि especially after 2020 जो है ना वो एक change आया था in the saying कि you're the average of the 5 people that you spend the most time with. Now it is कि you're the average of the 5 people that you spend the most time with online because हमारी lifestyle ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटलाइज होते जा रहे हैं. इट इज़ ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस फॉर यू कि आप जो है वो कॉन्शियसली चूज करो कि आप किस सर्कल से अपने आप को सराउंड करोगे इन द ऑनलाइन वर्ल्ड. दिस कम्स विद द क्रिएटर्स यू फॉलो, दिस कम्स विद द काइंड ऑफ कंटेंट दैट यू आर कंज्यूमिंग. यू नीड टू बी सुपर माइंडफुल अबाउट दिस. सो आस्क योरसेल्फ ऑनेस्टली, डू द पीपल आई स्पेंड द मोस्ट टाइम विद मेक मी बेटर or do they make me comfortable? Comfortable is not always a bad thing, but if comfort is the primary thing your circle gives you, it might be the thing that's keeping you exactly where you are. So finally,
finally, area number 7, why stacking all 6 together is what actually creates a transformation. So here's something I want you to notice about everything I've covered so far. Every single one of these 6 areas affects the others. Your identity affects whether you go to the gym. Your body affects your energy for building a skill. Your skill affects your financial confidence, which affects your identity. Your environment affects your focus, which affects your skill development. Your mental strength affects whether you stick around long enough for any of it to compound. And your circle either supports or quietly undermines all 5 areas of your life. So this is why most transformation attempts fail. People pick one area, they go hard on it for a few weeks, they see some progress, and then something in one of the other 5 areas collapses the whole thing. They go to the gym for a month, but their skill isn't building, so they feel financially stuck, so they feel frustrated, so they spiral back into scrolling, so their environment goes back to distraction mode, and then suddenly the gym also stops. So real transformation is not about picking one area and going all in. It's about moving all 6 forward simultaneously, not perfectly, not at the same pace, but all 6 need to be in motion at the same time, and this is super critical for you to understand. And the reason this feels overwhelming to most people is that they try to do everything at 100% from day one. That's not what I'm suggesting. I'm suggesting that each of these 6 areas needs a minimum viable action running at all times. A minimum viable action for identity is one daily statement and one conscious decision that aligns with it. For body, it might just be a 30-minute walk and sleeping at a fixed time. For skill, it might be 45 minutes of focused practice. For environment, it might be keeping your desk clean and moving Instagram off of your home screen. For mental strength, it might be following through on one uncomfortable commitment per day. For circle, it might be spending 20 minutes consuming content from someone who's ahead of you. So none of these are overwhelming individually, but when all 6 are running at the same time, even at minimum levels, the compound effect is dramatic. And at 90 days, you'll feel different. At 180 days, people around you will notice something is different about you, even if they can't name it. So this is what becoming unrecognizable actually means. Not a dramatic before and after. A slow, consistent, total systems overhaul that makes you a fundamentally different person to be around. So here's the 180-day challenge, and this is what it looks like in practice. I don't want this to be a video which you watch and feel good about and then forget. So I'm going to give you something super concrete. Pick a start date within the next 72 hours. Not next Monday, not next month. Within the next 72 hours. The reason for this is that motivation has a half-life. Right now, at the end of this video, you might feel something. That feeling has maybe 48 to 72 hours before it fades back to baseline. So you need to take real action before it does. Here's what that first action looks like across each area. For identity, write one sentence that describes who you are becoming, not who you want to be someday, who you are actively in the process of becoming right now. Keep it somewhere you see every morning and can repeat to yourself every single night. For body, commit to a start date for a routine, even a minimal one, and tell someone about it so that there's a small amount of accountability. For skill, if you don't have a monetizable skill yet, spend 30 minutes this week answering this question honestly. What is one skill that I could realistically build over the next 90 days that someone would pay me for? And then find one good resource to start with, not 5, just one good resource. I would highly recommend to you कि आप AI UGC ads learn करो. Honest advice from me to you, this is one of the most high paying and the most unsaturated skills at the moment. For environment, spend 1 hour this weekend reorganizing your physical workspace and your phone home screen. Remove the apps that constantly pull you into passive consumption. For mental strength, identify one uncomfortable thing you've been avoiding, maybe a conversation, a pitch, a commitment, and schedule it within the next 7 days. For circle, identify one person, even online, who is operating at the level you want to operate at and start consuming their content consistently. And separately, identify if there's anyone in your current life whose energy consistently pulls you backward, and think honestly about how much time you're giving them. Then every week for the next 26 weeks, I want you to do one honest review. Not a dramatic journaling session, just 15 minutes on Sunday where you just genuinely ask yourself and write it down on a piece of paper. Am I moving in all 6 areas? Where did I slip this week? What's one adjustment I need to make? 6 months is just 180 days. That's not a long time in the context of your entire life, but it is enough time that if you're serious to become genuinely unrecognizable to the people around you and more importantly to yourself. अच्छा तो भाई ये था वो 6 step framework जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था. अगर आप अपनी लाइफ को genuinely change करना चाहते हो और ओवरहॉल करना चाहते हो तो ये 6 एरियाज शुरू करने के लिए काफी हैं. अगर आप इन्हें simultaneously और consistently move करोगे तो you will not even recognize yourself in 180 days.
वेज। अब देखो, माइंडसेट और पर्सनालिटी सबसे पहले आती है, लेकिन बियॉन्ड दैट पॉइंट आपको एक रियल इनकम लेवरेज चाहिए होगी। और मैं चाहता हूँ कि आप एक बहुत स्पेसिफिक वीडियो देखो जिसके अंदर मैंने 2026 का सबसे अनसैचुरेटेड बिजनेस मॉडल ब्रेकडाउन किया, व्हिच इज AI UGC एड्स। इट ऑनेस्टली ब्लोज माई माइंड कि ज्यादातर लोग इस चीज को अभी तक नोटिस नहीं कर रहे, लेकिन इस बिजनेस मॉडल की अपॉर्चुनिटी अभी तक आपके लिए ओपन है। अगर आप जेन्युइनली 2026 के अंदर एक हाई पेइंग स्किल लर्न करना चाहते हो तो दैट इज द स्किल फॉर यू, एंड आई विल लीव द लिंक फॉर दैट वीडियो डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। एंड पे रिमेंबर कि फॉर दोज ऑफ अस क्लाइंबिंग टू द टॉप ऑफ द फूड चेन देयर कैन बी नो मर्सी माय फ्रेंड। देयर इज बट वन रूल, hunt or be hunted. Thanks for watching.